मेरे पास दूसरी भी पड़ी है सर, उस बात के लिए आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल। मैं आपको वापस दूसरी दे दूंगा। ठीक है। सो वेलकम टू द टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। माय नेम इज संजय पाटीदार and I am been trading for last 5 to 6 years, learning trading and analyzing the markets. Okay, so I have completed some certifications in it too through NISM. Okay, so टेक्निकल एनालिसिस सबसे बेसिक, मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय टेक्निकल एनालिसिस? In one line, what we can say is technical analysis means a study of historical price movement. Okay, जिस भी चीज की प्राइस का हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, अब वो हिस्ट्री किसी भी फॉर्म में हो सकता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास एक्सेल शीट में हो सकता है, या फिर एज ए चार्टिंग फॉर्म में आपके पास चार्ट्स पे विजुअली रिप्रेजेंट करा हुआ हो सकता है। किसी भी तरीके से आपके पास एक किसी भी असेट का, असेट मीन्स आपका स्टॉक हो गया, आपकी बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो गया, या फिर गोल्ड का कमोडिटी का इंडेक्स हो गया, या फिर क्रिप्टो का किसी पेयर का चार्ट हो गया, या फिर करेंसी के किसी पेयर का चार्ट हो गया। उसका जो प्राइस हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद में हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बिकॉज वी वांट टू फाइंड सम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट। ओके, दैट्स व्हाई वी स्टडी द प्रीवियस प्राइस मूवमेंट्स। ओके, सो first of all, we have learned that technical analysis is a study of historical price movement, previous price data. And why do we do that? We want to find some good trading opportunities out of that. All right. So सबसे पहले हमको ये सीखने से पहले हमको हमें जानना पड़ेगा कि हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, हम किस तरीके की एनालिसिस करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमको हमारा नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि होता है इसमें। आप जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो इसके पास आपको देने के लिए बहुत सारे तो एक असेट्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, और बहुत सारे तरीके की ट्रेडिंग अवेलेबल है। जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग अवेलेबल है, स्विंग ट्रेडिंग अवेलेबल है, इंट्राडे ट्रेडिंग अवेलेबल है, आपके पास इन्वेस्टमेंट का रास्ता है। ठीक है। तो जो टेक्निक्स होती है कुछ मार्केट की, उनमें से सबसे पहले टेक्निक आती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस से हम क्या समझते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस करने से हमको क्या मिलेगा? टेक्निकल एनालिसिस करने से हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने से हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो फुलफिल होगा। ठीक है। वी वांट टू, if we want to invest in a market for a period of, let's say, more than 1 year, then you have to study the profile of the company, the products of the company, the competitors of the company. Any substitute goods are available of that company is also, we have to study that, right? So इन फंडामेंटल एनालिसिस हम उसकी बैलेंस शीट रीड करेंगे, हम उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड करेंगे, हम उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, उसके प्रीवियस अर्निंग ट्रेंड्स को देखेंगे, उसके डिविडेंड रेशियो को देखेंगे। ये सारी चीज़ें को हम जिस एनालिसिस के अंदर जानते हैं, उस एनालिसिस को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हमारे अभी इस कंटेंट का टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग सेगमेंट में चला जाता है। हमारा जो मेन पर्पस है अभी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, कि हमको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस का काम ये है कि आपका जो 1 साल के ऊपर अगर आपका होल्डिंग पीरियड जाता है किसी भी एसेट में, तो उसका एक बेटर एनालिसिस, उसका एक बेटर व्यू देना आपको, वो काम है फंडामेंटल एनालिसिस का। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम जब एक गोल डिसाइड करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है
वो 6 मंथ से 1 ईयर तक के आसपास का आपको एनालिसिस का व्यू दे पाएगा। इससे ज़्यादा आप टेक्निकल एनालिसिस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लंबे समय के व्यू के लिए आपको फंडामेंटली डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में अगर कुछ भी ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं, इकोनॉमी में फॉल आउट हो जाता है, या जैसे कि कोई भी नई ड्रास्टिक न्यूज़ ब्रेकआउट होती है, जैसे कि कोविड की हो गई है, या फिर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है, या फिर 1990s की डॉट कॉम क्रैश हो गया है, जो आईटी बूम आया था और उसके बाद में क्रैश हुआ था, या फिर आपका जो वही सेम हर्षद मेहता का स्कैम भी था। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज़ अगर कुछ ब्रेकआउट हो जाती है, तो उस जगह पर फिर टेक्निकल एनालिसिस का एक आप उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको अगर लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। और अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड टाइप की एक टेक्निक होती है मार्केट एनालिसिस करने के लिए, वो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम जी नहीं, आप जब सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सॉरी सिर्फ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप इन जी हाँ, जी बिल्कुल। आपको जो फंडामेंटल्स है वो लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उस कंपनी के स्टॉक में, उनकी जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा चार्ट पे। ये खासियत है टेक्निकल एनालिसिस की, कि लोग जो सोच रहे हैं, बिहेवियर ऑफ द पीपल्स हु आर ट्रेडिंग इन द मार्केट, ओके, इट विल बी शोन यू ऑन द चार्ट if you have an eyes to catch that, right? It is just a matter of some months when you start to see and practice charts on a daily basis. It will, chart will automatically speak out to you and say that this is the trade, take me, right? You do not have to make some extra efforts in finding your trading setup. It will automatically speak out to you. Right. This is the benefit of technical analysis. Now, jump on to the quantitative analysis. What do you mean by quantitative analysis? And what is the purpose of quantitative analysis? The main thing is quantitative analysis means it's a analysis which has been done by some big traders, or say some big firms like high frequency trading firm, mutual funds, trading desks, and hedge fund managers, and all those people who are managing funds in, let's say, thousands of crores, right? So they have thousands of crores in their account, and what they have to do is they have to diversify their funds. So they will put some money in the bond market, they will put some money in the stock market, they will put some money in the crypto market, and they also want to trade on the daily basis to generate some of the trading profits too in their portfolio, right? They want to hedge their position. And what do we mean by hedging? We will see that in next sessions. But what quantitative analysis means is it has been done by some big firms, big companies who are trading in thousands of crores, right? And they are executing trades on the basis of some mathematical equation. All right. जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स देख करके एक हमने हमारा एक मेथड सिलेक्ट कर लिया कि हम इसी मेथड से हमेशा ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब वो ट्रेड करने के लिए हमको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, और उस चीज को सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि हमने जो रूल बनाए हैं और हम जिसको फिजिकली
एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस चीज को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और उस इक्वेशन को वो लोग सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट करके वो सॉफ्टवेयर उनकी जगह पर ट्रेडिंग करता है ऑटोमेटिकली. इट डज नॉट रिक्वायर अ ह्यूमन प्रेजेंस, just it needs a human to form a quantitative method which helps. Yeah, it's similar to algorithmic trading. Yeah, you can use that word interchangeably. जी. हाँ, हाँ, उनका क्या होता है ना कि उनको ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट करने होते हैं वो बहुत सेकंड टू सेकंड, मिली सेकंड की स्पीड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, और वो 10 सेकंड के अंदर भी बाहर आ सकते हैं उस ट्रेड से प्रॉफिट निकाल करके, क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है. उनको ब्रोकरेज लगता नहीं है क्योंकि वो उस लेवल पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं. उनके पास फंड भी इतना ज़्यादा है कि वो एक ट्रेड करते हैं, उसमें बिल्कुल माइनर से माइनर अमाउंट के प्रॉफिट पे वो निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि उनका जो. जी हाँ, इसीलिए उन और उनका स्टॉप लॉस टारगेट मेथड सारे के सारे प्री डिफाइंड है. और उसमें क्या होता है ना, उनका एक एडवांटेज है कि आपका एक सिस्टम बनाया है, उसके अंदर आप जब एग्जीक्यूशन करेंगे स्क्रीन के सामने बैठ करके, तो आप ह्यूमन एरर्स करने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं. आप जब करेंगे तो आप हो सकता है कुछ गलती कर दें, जब आप ऑर्डर लगा रहे हैं आप गलत प्राइस डाल दें, हो सकता है आपका ब्रोकर जो है वो ग्लिच कर दे. ठीक है, तो इस तरीके की आपने स्टॉप लॉस पे नहीं काटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है. अगर इस तरीके के एरर्स जो है ना वो मशीन्स के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं. और इमोशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रेडिंग, राइट. So there are these three types of techniques are available in the market, right? And this is the main techniques. There are some many more techniques available in the markets too. Some people rely on astrology to trade in the markets, right? Yeah, they see the grahans and sun and moon's positions and all that thing, and their rashis and all that thing. But I don't. Yeah. Mm-hmm. Hmm. Right. Uh, First, you have to learn the technical analysis, right? And then you have to do some practice in it, because आपको अगर किसी सेटअप के लिए रूल्स लिखने हैं तो आप वो कोडिंग करके आप रूल्स तो लिख लेंगे आराम से, लेकिन वो जो रूल्स आप बनाओगे वो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही बनाना है, या फिर किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के बेसिस पे बनाना है. सबसे पहले क्या होगा कि आपका चार्ट का डेटा है, ठीक है, उसको आपको देखा आपने, और उसमें आपने कुछ पैटर्न पता किया और आपने एक सेटअप बनाया, ठीक है, कि इसके ऊपर से ये बाय, इसके ऊपर ही मूविंग एवरेज के ऊपर मेरी प्राइस रहेगी और वॉल्यूम इतना होना चाहिए, और एक दो चीज और आपने वीवेब जोड़ दिया उसके अंदर, और आरएसआई इंडिकेटर जोड़ दिया कि ये इसके ऊपर होना चाहिए, और कुछ एक चीज ऐड कर दी. ये आपने पांच छह रूल्स बनाए हैं आपके, उसको आपने पेपर पे लिखा है, और आपकी जब भी ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होगी तब आप सिस्टम के सामने बैठ करके बाय सेल करेंगे, ठीक है. पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर आप समझते हैं तो आप क्या करेंगे कि वो जो आपने पांच छह रूल्स बनाए हैं ना, उन रूल्स को आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख लेंगे, जैसे कि कोडिंग में आप लिखते ही हैं. उसको कोड की लैंग्वेज में आपने जैसे ही लिख लिया उन सारे रूल्स को, उनका एक कोड बना के आप पाइथन पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या फिर पाइन स्क्रिप्ट जो है ट्रेडिंग व्यू की लैंग्वेज, उस पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या किसी पे भी करना चाहते हैं, तो वो आप वो रूल्स लिख लिया आपने, तो जैसे ही आपकी कंडीशन फुलफिल होगी वो बाय कर लेगा, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस आएगा उस कंडीशन के हिसाब से, आपके रूल्स के हिसाब से, वो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देगा. आपका जो इमोशन है कि आपका जो फर्स्ट ट्रेड है, मान लीजिए इसमें बेनिफिट कैसे करेगा ना, मैं बताता हूँ. आपका फर्स्ट ट्रेड है और आपके रूल्स के हिसाब से वो ट्रेड फेल हो गया है, ठीक है. आपका सेकंड जो ट्रेड लिया आपने उस दिन में,
वो भी आपका फेल हो गया है। तो आपके पास फिर आपकी सिस्टम ने, आपके जो रूल्स है, उसने आपको तीसरा ट्रेड दिया है, और आप अब डर रहे हैं कि मैं ये ट्रेड लूं या ना लूं, क्योंकि मेरे पहले दो ट्रेड हो चुके हैं और मुझे उससे डर लग रहा है। अब तीसरा ट्रेड मेरा फेल हो जाए कि नहीं हो जाए। हाँ, वो रिवेंज रिवेंज ट्रेडिंग है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसमें कि फर्स्ट दो में आपने अगर एक एक लॉट में काम किया है, मतलब मान लीजिए कि 100 क्वांटिटीज में आपने फर्स्ट दो लॉट में काम किया है, और थर्ड में आप हो सकता है कि आप 200 क्वांटिटीज मार करके रिवेंज ट्रेडिंग करके सारा बदला वापस पूरा करना चाहते हो। ये जो चीज है ये एलिमिनेट हो जाती है एल्गो ट्रेडिंग में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। Huh. Uh, there are many algorithmic platforms and softwares are available in the market, but the thing is, they have been designed by their thinking. ओके। अगर मैं एक एल्गो सेटअप तैयार करता हूँ, तो वो मेरे रूल्स के हिसाब से मैंने तैयार किया है ना। मैं जो चार्ट पे एनालिसिस करते आया हूँ इतने सालों से, उसको मैंने एल्गोरिदम में चेंज कर दिया है। पर आप जब दूसरे का किसी का सिस्टम खरीदेंगे तो उसमें ड्रॉबैक यही है कि आपका जो सेटअप है वो किसी और का रहेगा, उसमें आपका लॉजिक क्या है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। कोई ट्रेड पास हो रहा है तो उसका आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा। कोई ट्रेड अगर फेल हो रहा है या फिर आपकी लूजिंग स्ट्रिक्स बहुत सारी आ रही है उसके अंदर, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये क्यों हो रहा है। और जब आपको यही नहीं पता चल पाएगा क्यों हो रहा है, तो उसको ठीक कैसे करें ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप आपका खुद का ही डिजाइन करते हैं, तो आपने जिस चीज को स्क्रैच से बनाया है, तो आप उसमें आपका लॉजिक रेक्टिफाई कर सकते हैं, ढूंढ करके उसको सही कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके। कोई लैंग्वेज का या ऐसा कोई भी इशू हो, आप मेरे को राइट अवे बोल सकते हैं। हाँ, वॉइस वगैरह क्लियर है मेरा, राइट। ओके ओके ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, ये हमारे तीन मेन टेक्निक्स हो गई है। इसमें से हम अभी जो है वो इस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारा फोकस करेंगे। ऑलराइट। So we have discussed this. What is technical analysis? Is a research technique to identify trading opportunities in the market. Okay, through study of historical price movement. ये historical price movement जो है ये एक मेन चीज है, क्योंकि एक जो टेक्निकल एनालिसिस जब बना है, काफी समय से बन चुका है। ठीक है। लेकिन इसका जो मेन बेस है, सबसे मेन एक बेस जो बात है इसकी, वो है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। हमेशा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। जिस तरीके से वेदर साइकिल चलती है, जिस तरीके से वॉर की साइकिल चलती है, जिस तरीके से जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी जो कोरोना आया है 2019-20 में, वो 1920 में भी एक बीमारी आई थी, द प्लेग, और 1820 में भी एक बीमारी आई थी। तो ये 100 ईयर्स का एक साइकिल बता रहे थे कि 100 ईयर का एक साइकिल बनता है जिसमें आपका एक अच्छा खासा इस तरीके का कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है जिसकी वजह से अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। ऑलराइट। तो ये एक जैसे कि साइकिल है, ये हमेशा रिपीट होती है हिस्ट्री अपने आप की। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो 90s में जो कपड़े फैशन में चलते थे, वो कभी कभी अभी भी फैशन में अपने आप पता नहीं कैसे आ जाते हैं। मोस्टली बॉलीवुड्स वाले हैं, या फिर वो जो है पुरानी चीज को रिपीट करने लग जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद में। तो इसी प्रकार से हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है। राइट। तो उसी बेसिस पर अब मैं ये कहता हूं कि हिस्ट्री अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट नहीं करती है। कभी हिस्ट्री एग्जैक्टली रिपीट नहीं होती है, पर वो राइम होती है। ठीक है।
उससे सिमिलर जो पहले हुआ है, उससे सिमिलर आपको कुछ ना कुछ अभी देखने को मिलेगा। और इसी पूरे बेसिस के ऊपर हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है ये काम करता है। ठीक है। और इसके अंदर सेकंड रूल ये है कि आपका, जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री की हम बात करते हैं कि एक चार्ट है, उसके ऊपर इस टाइप से ये प्राइस है। चेंज इन द कलर। ये हमारी प्राइस मूवमेंट है, और प्राइस इस तरीके से पहले फॉल हुआ, इस चीज का एक सपोर्ट लिया, यहां से बाउंस बैक किया, और फिर एक फॉल दिया छोटा सा, फिर एक बाउंस बैक दिया, और इस तरीके से इसके अंदर ये घूमता रहा, और यहां से ये ब्रेकआउट लिया और यहां से ऊपर गया। पास्ट में ऐसा हुआ है, हमने ऐसा चार्ट पे देखा है। ठीक है। तो अभी जब हमने वापस अभी प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि प्राइस इस तरीके से गिर रहा है, उसके बाद में इसने ये 2 और 3 लेग बना दिए हैं। ये 3 लेग बन चुके हैं अभी प्रेजेंट कंडीशन में। तो क्या हम अब इस चीज को हमारे बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं? तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, कनेक्टिंग दी टू लूज। हम ये सब कुछ सीखेंगे और डिटेल में कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है और सब कुछ। और हमने इन दोनों स्विंग हाइस को भी कनेक्ट किया। ठीक है। तो क्या पॉसिबल है, हमने देखा फर्दर मूवमेंट का वेट किया, और इसने एक डाउन लेग दिया, और यहाँ से फिर ये इस जोन में कहीं पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो क्या, जैसे कि पिछली बार जब पास्ट में हमने देखा था कि इस तरीके से प्राइस ने रिएक्ट किया था, और अभी की कंडीशन में ये फॉर्मेशन बन रहा है, तो क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं अभी से कि जब ये इस हाई को तोड़ेगा, इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करेगा, तो ये एक सिमिलर अप मूवमेंट दे सकता है? ठीक है। क्योंकि जो ट्रेडिंग है और इन्वेस्टिंग है और हर चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये काम करती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। अगर आप आज आपने ये पैटर्न को चूज किया, इस पैटर्न को बाय द वे ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप का। ठीक है। ये ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से ऐसे ट्रायंगल, विजुअली जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है इसका, ये एक ट्रायंगल होता है। ठीक है। वो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है हमको, तो इसको ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। एक फॉर एग्जाम्पल की हिस्ट्री का क्या होता है वो मैं डिस्कस करने की आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि पिछली बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री में, तो क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और आउटकम क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक है। अभी हो सकता है कि यहाँ से मैंने ट्रेड लिया और वो फेल भी हो सकता है, पर मुझे पहले से पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैंने सिर्फ मेरा पास्ट देखा, उसको एनालाइज किया, और अब मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में, जिसका आउटकम प्रोबेबिलिस्टिक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये सक्सीड हो जाएगा या नहीं भी हो पाएगा। हमको इस चीज में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। ट्रेडिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। आपको अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। आप नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए। ठीक है। तो हमने अब देखा कि इस तरीके से प्रीवियस चल रहा था, अभी ये चल रहा है, तो क्या ये सक्सीड होगा? हमने पोजीशन बनाई, एक हमने हमारा स्टॉप लॉस डिटरमाइन किया कि हम स्टॉप लॉस लो का लेंगे या कहीं का भी लेंगे, या मिडिल एक 50% जोन का हम स्टॉप लॉस लेंगे। हमने एक हमारा सेटअप तैयार किया कि मैं यहाँ से एंट्री लूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है, ये मैंने डिसाइड किया। अब इसमें मेरे पास, अब इसमें मार्केट के ऊपर है पूरा का पूरा कि ये मेरा सेटअप है, ये सक्सीड होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, या मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या मेरा टारगेट हिट होगा। ठीक है। तो ये हो गया, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। नेक्स्ट थिंग इज पीपल मूव द मार्केट। पास्ट में जब ये ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे इनफ पीपल अवेलेबल थे एट अ टाइम ऑफ मार्केट
मार्केट देख रहे थे एट अ टाइम इस पॉइंट पे, जब ये ब्रेकआउट हुआ प्राइस का, तब यहाँ पे लोगों ने देखा कि ब्रेकआउट हो रहा है और उन्होंने और बाइंग चालू करी, जिसकी वजह से ये प्राइस जो है ये मोमेंटरीली अप चली गई। ठीक है। तो लोग, अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ किसी भी कारण से और यहाँ पे लोग ही अवेलेबल नहीं है, उस दिन सारे वेकेशन पे है या वेकेशन से वापस लौटे ही नहीं है, मार्केट में अभी कोई आया ही नहीं है और कोई इस चार्ट को देख भी नहीं रहा है, पर ये ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे लोग ही नहीं है, इसको देख ही नहीं रहे, कोई बाइंग करना वाला ही अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या ये ब्रेकआउट सक्सीड हो पाएगा? क्या वॉल्यूम जनरेट होगा इनफ? अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, लोग नहीं हुए, तो ये ब्रेकआउट फिर फेल होगा। तो इसीलिए लोगों का होना जरूरी है। इसका मतलब पीपल मूव द मार्केट मतलब वॉल्यूम से। वॉल्यूम का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, कि वॉल्यूम हमेशा एडिक्वेट होना चाहिए। और मोस्टली जब प्राइस का मूवमेंट अप होता है, तब तो वॉल्यूम कंपलसरीली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक बोर्ड पे लिखने के लिए बहुत समय लगता है, उसको मिटाने के लिए समय नहीं लगता। तो प्राइस जब गिरता है तब वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस कम होता है, लेकिन जब बढ़ता है तब उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाने के लिए मार्केट को वॉल्यूम की बहुत सख्त ज़रूरत होती है हमेशा। ठीक है। वॉल्यूम, जी जी हाँ, बिल्कुल पता चल सकता है। आप वॉल्यूम जो इंडिकेटर है चार्ट पे, वो आप अप्लाई कीजिए। उसके अंदर आपको जैसे कि मैं आपको लाइव बताता हूँ अभी। जी जी, एक सेकंड, मैं आपको आपको चार्ट दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू? हेलो? या, द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? ओके ओके ओके। सो this is the chart of naukri.com, right? And I am about to put an indicator of volume. वॉल्यूम का हमने सिंपली इंडिकेटर्स में जाकर वॉल्यूम सर्च किया, तो वॉल्यूम का इंडिकेटर लग जाएगा। अब ये जो हमारा एक कैंडल है, ये डेली कैंडल है, मतलब ये जो आज का एक फॉल आया है, ये एक कैंडल आपको जो दिख रहा है, ये एक दिन का, पूरे दिन का प्राइस मूवमेंट है। ठीक है। तो इसमें क्या, एक दिन का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो नीचे आपको ये बार्स दिख रही है कुछ नीचे, बॉटम ऑफ द चार्ट, ग्रीन और रेड बार्स, राइट? सो ये आपका वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम आपको इन नंबर्स यहाँ पर दिख रहा होगा एट दी लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट? तो आप जिस भी बार के ऊपर ले जाएंगे, उसका वो एक वॉल्यूम, आज का जितना वॉल्यूम आया है वो आपको बता देगा। तो आज इसमें 5,07,000 का वॉल्यूम आया है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल हुए हैं। ठीक है। वो हम आगे और डिटेल्ड में, वॉल्यूम का एक टॉपिक है सर, उसमें मैं आपको सिर्फ एक वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं, एक्टिव जो लोग हैं वो कितने हैं। वॉल्यूम लोगों से नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक ही आदमी हो सकता है कि 10,000 शेयर बाय करता हो और एक आदमी एक ही शेयर बाय करता हो। तो वॉल्यूम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा, लोग कितने हैं ये पता नहीं चल सकता, वो कितनी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है, ये, जी जी हाँ, हाँ हाँ, मैं आपको सिर्फ वॉल्यूम का बता रहा हूँ। अब जैसे कि आज का हमारा ट्रेड था, ठीक है, आज का नौकरी.com का पुट ऑप्शन बाय था इस कैंडल के नीचे।
यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी 3800 के नीचे, और स्टॉप लॉस का लेवल ये था। इसके बाद में इसने स्विफ्टली एक टारगेट, तीनों टारगेट अचीव कर दिए हमारे। ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किस हद तक काम करती है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड्स हमेशा दो लेग में मूव करते हैं मोस्टली। तो ये जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस डाउन ट्रेंड का। ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना बड़ा मूवमेंट आया है। अब मैंने इसको कॉपी किया, और जहां से वापस चालू हुआ मेरा मूवमेंट, एक पुल बैक आया इसके अंदर, एक लेग डाउन, मतलब एक डाउन मूवमेंट, क्लियर डाउन मूवमेंट है ये। इसके अंदर कोई अप एडवर्स मूवमेंट तो आया ही नहीं है। ठीक है। एक ये मेरा फर्स्ट लेग है, इसके बाद में एक पुल बैक आया है, एक रिट्रेसमेंट आया है छोटा सा। उसके बाद में इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो जो कंटिन्यूएशन का हम साइज देख रहे हैं ना, प्रोजेक्शन टारगेट का हमने कैसे पता लगा सकते हैं हम, टेक्निकल एनालिसिस के किस तरीके से काम करता है, तो उसका एक एग्जांपल है कि हमने ये कैलकुलेट किया था कि ये एक लेग की साइज है, इतना का इतना लेग एक और पॉसिबल है जब ये कंटिन्यू करेगा। तो हमको कंटिन्यू का कंफर्मेशन इस जगह पे मिला, और ये यहाँ से चालू हो गया था हमारा सेकंड लेग। तो उसको देखिए कितनी एक्यूरेटली इसने उतना ही टारगेट दिया, और वहां से फिर थोड़ा बहुत रिवर्स हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से एक तो वॉल्यूम आप पता कर सकते हैं यहाँ से, और जो भी वॉल्यूम आएगा वो, अगर आपको कोई बोलता है कि 100 वॉल्यूम है, 100 शेयर्स बाय और सेल हुए हैं, तो वॉल्यूम 200 नहीं होगा, वो 100 ही रहेगा। एक बाय और एक सेल मिल करके एक वॉल्यूम बनता है। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों करता है? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें कुछ पैटर्न्स बनने चालू हो जाते हैं। मतलब जो चार्ट है, विजुअली हम उस चार्ट पे कुछ पैटर्न्स हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ टाइप के पैटर्न्स बनना चालू होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल पैटर्न, वो ट्राइंगल जैसा दिखता है। तो उस तरीके का पैटर्न अगर पास्ट में बना है, तो ये जो पैटर्न्स है, हमारा काम ये है टेक्निकल एनालिसिस सीख करके कि हमको इस तरीके के रिपीटेटिव जो पैटर्न्स है उनको फाइंड करना है, और उनको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में एप्लीकेबल करना है। ठीक है। तो अगर पैटर्न्स तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग पैटर्न, ये सारे नाम अभी आपको सुन के अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इजी है। सॉरी। तो ये जो भी पैटर्न्स है ना सर, सारे के सारे अपने अपने जिस भी तरीके से वो दिखते हैं, उन्हीं के ऊपर उनके नाम पड़े हुए हैं। अब कोई पैटर्न अगर फ्लैग जैसा दिखता है तो उसका नाम फ्लैग है, वो आपको चार्ट पे दिखेगा कि फ्लैग बन रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैग कैसे बन रहा है ये। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि पैटर्न्स तो बहुत सारे बनते हैं, पर इसमें से आपको बेस्ट पैटर्न ढूंढना है जो जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जो हमेशा आपका, हमेशा तो नहीं मतलब एक अच्छे प्रोबेबिलिटी में, एक अच्छे परसेंटेज में आपके लिए, आपके फेवर में ट्रेड्स दे। ठीक है। इस तरीके का आपका पैटर्न आपको फाइंड कीजिए, और आप उसी पैटर्न को इन एंड आउट हमेशा ट्रेड करते रहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर जंप करेंगे कि आज मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, कल मैं वो ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो पैटर्न्स क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम patterns are formed within chart and each pattern conveys a message। और वो पैटर्न क्यों बनता है? क्योंकि लोग जो सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका इमोशंस क्या बोल रहा है, उसके बेस पर वो ट्रेडिंग करते हैं, और वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो और ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो हजारों सालों से नहीं बदली है, और ना आगे हजारों सालों से बदलेगी। वो सेम ही रहेगी। जो आदमी के मन में फियर 1000 साल पहले था,
वो आज भी रहेगा ही, क्योंकि एक डर और ग्रीड और ये सारी जो इंस्टिंक्ट है ना, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी, ये कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसके लिए आपको बहुत अधिक तरीके से मेडिटेशन, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा काफी समय तक, तब जाकर के आप इनमें से किसी एक चीज को मतलब छोड़ अगर आप छोड़ना चाहते हैं, किसी ऐसे फियर को अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए एक लंबे समय तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आपको ग्रीड को निकालना है, तो उसके लिए भी आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी आप ये चीज को कर पाएंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो पैटर्न्स है वो ह्यूमन साइकोलॉजी बताते हैं, और साइकोलॉजी मास लोगों की, मतलब कितने ही सारे लोग जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनकी जो बेसिक साइकोलॉजी है वो हमको चार्ट पैटर्न्स के थ्रू पता चलती है। और ये पैटर्न्स जो है वो जाने अनजाने में बनते हैं, क्योंकि कोई भी एक ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो एक जगह एक रूम में या एक मीटिंग हॉल में बैठ करके सब बोल रहे हैं कि चलो आज ना हम रेक्टेंगल पैटर्न बनाते हैं और बाय सेल करते हैं। जैसे ही ये मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है पे, रेक्टेंगल पैटर्न आप इसको मान सकते हैं, रेक्टेंगल, बिकॉज इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है, मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, ये लाइन हमारी रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि प्राइस इसके ऊपर जाने से रेजिस्ट कर रही है, इसके ऊपर जाना नहीं चाहती है अभी। और ये है हमारा सपोर्ट एरिया। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्राइस इज रिफ्यूजिंग टू गो बिलो। तो अब इस जगह पर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, आपको ये इस चार्ट से कैसे पता लगेगा कि लोग अभी इनडिसीजन मोड में, इनडिसीजन, लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मार्केट को ले जाना किधर है, ऊपर ले जाना है या फिर नीचे ले जाना है। वो जब इस तरीके की रेंज क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये रेंज में आपका, वो अभी इनडिसीजन मोड पे, राइट। तो जैसे ही बायर्स हैवी होंगे, वो बियर्स को ट्रैप कर देंगे और प्राइस को ऊपर लेके चले जाएंगे। और अगर सेलर्स हैवी हो गए उस समय पर, तो वो प्राइस को नीचे गिरा देंगे। ठीक है। तो ये जो है ये थिंकिंग बताते हैं हमको मास लेवल पे, जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक द मीटिंग इज गोइंग टू स्टॉप, प्लीज रिजॉइन इट। ओके, आई विल शेयर यू द लिंक्स। हाँ, आई थिंक इट शुड वर्क। If it doesn't, then I'll just create other one. That's not a problem. Hello. Okay. Okay, yeah, he has joined. Okay. तो अभी तक का कोई डाउट है ऐसा कुछ अपने को कि ये तो बेसिक थ्योरीज है, बेसिक थ्योरीज है कि हमको टेक्निकल एनालिसिस से क्या क्या मिल सकता है और उसका एक मतलब क्या होता है। ठीक है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। रेक्टेंगल पैटर्न में इंडिसीजन मोड वगैरह आपको समझ में आया कि कैसे ये जिस रेंज में मार्केट को मूव करवाया है ट्रेडर्स ने, ये जाने अनजाने में हुआ है सर, ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। सब अलग अलग ट्रेडर्स है, वो रोज जैसे कि आज कोई ट्रेडर ने इस लेवल पे बाइंग सेलिंग करी है, तो हो सकता है वो कल हो या ना हो, यहाँ पे कोई नया बंदा आया है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स तो अलग अलग हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, इंडियन मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं।
तो वो उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी थिंकिंग के हिसाब से बाय सेल करते हैं। ये पैटर्न्स जो है ये ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाते हैं। ठीक है। तो हमारा काम ये है एज अ टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई these patterns and find some good trading opportunities out of it. Okay, then the execution part is different. So what can we expect from technical analysis? टेक्निकल एनालिसिस से हमको क्या मिल सकता है? हम इससे किस तरीके का ट्रेडिंग, किस असेट की ट्रेडिंग और क्या क्या चीज़ हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सबसे पहला है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सल है। आपको किसी भी असेट पे, किसी भी मार्केट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, चाहे वो सोयाबीन हो, कमोडिटीज में गोल्ड हो, या फिर क्रूड ऑयल हो, इंटरनेशनल मार्केट के बॉन्ड्स हो, या फिर बेसिक से बेसिक चीज, किसी भी चीज का प्राइस अगर आपके पास अवेलेबल है, स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो हो गए, या फिर करेंसी पेयर्स हो गए, कुछ भी हो गया, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखना है। हो सकता है कि बिहेवियर हर असेट का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि कोई असेट किस तरीके से मूव करता है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी हर जो असेट है वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अपने इसमें भी जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है जिनके अंदर, क्योंकि लोगों ने उस स्टॉक को ऐसे पकड़ लिया है, क्योंकि काफी सालों पहले एक स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। काफी सालों पहले वो एक अच्छी सी रेंज में, कुछ सालों तक रेंज में रहा। तो पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया कि जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाता, सॉरी, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाता वो लोग सेल कर देते, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर देते। जैसे ही इस सपोर्ट जोन पे आता, वो यहाँ पे अपने जो यहाँ से उन्हें शॉर्ट किए थे उनको बाय बैक कर लेके और नई बाइंग पोजीशन बना करके इस तरीके से इसको इसमें मूवमेंट करके, और उन्होंने बहुत पैसा बनाया इसके अंदर। ठीक है। कुछ सालों तक उस स्टॉक की बिहेवियर ही यही बन गई थी कि इसको हमेशा रेंज में ही ट्रेड करना है। तो इसी प्रकार से हर स्टॉक का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकता है, और आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। एक बार विजुअली आप जब देखेंगे कि ये इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें थोड़े समय में पता चलने लगेगा कि ये इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है। सो सबसे पहली चीज कि आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। We have already discussed this, that technical analysis can be used to only identify short-term trades. They can last up to 6 months and to the max 1 year. If you are investing for more than 1 year, then you have to switch to fundamental analysis. You can combine technical analysis with fundamental analysis for investment purpose of more than 1 year. All right. What is the purpose of technical analysis? Purpose is to find short term, small but consistent profitable trades. ओके। अब जैसे कि आपने एक ट्रेड लिया, नौकरी का हम एग्जांपल लेते हैं, आज हमने नौकरी का ट्रेड लिया था, तो उसमें हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो 5K अराउंड पर लॉट पे हमने बुक किया है, फॉर एन एग्जांपल। ये हो गया हमारा स्मॉल एंड शॉर्ट ट्रेड। बट on the other hand side, if you want big profits, okay, and you want, you do not have to be hindering around with the market regularly. आपने एक 10 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है किसी स्टॉक में, और आपने उसको छोड़ दिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेट से 1 ईयर टू 2 ईयर। देन उसका प्राइस आपने जब इन्वेस्ट किया था तब 100 था, और अभी 2-3 साल बाद उसका प्राइस 170 हो गया है। तो ये जो आपका 70 रुपीज़ का गेन है, ये एक बहुत बड़ा गेन है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। ये बाय लक भी हो सकता है,
बाय योर एनालिसिस भी हो सकता है। इसमें कुछ भी, आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो किस्मत से चल गई, तो इसमें क्या है कि आपका लक एनालिसिस दोनों में से कुछ एक हो सकती है। लेकिन डेली ट्रेड करके, कंसिस्टेंटली टेक्निकल एनालिसिस से कंसिस्टेंटली डेली ट्रेड करके पैसा बनाना है हमको। आज बनाया है तो कल भी बनाना है, परसों भी बनाना है। हो सकता है उसके एक दिन बाद हमारा लॉस हो जाए, लेकिन फिर हमको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम 6 महीने तक अगर रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी है जो छोटा प्रॉफिट दे, एक स्मॉल प्रॉफिट दे। हमको 70 पॉइंट्स पर स्टॉक का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स पर स्टॉक का ट्रेड, पर स्टॉक का प्रॉफिट चाहिए उस ट्रेड में। लेकिन वो है कि कंसिस्टेंटली हो, वो डेली हो मुझे। ऐसा नहीं है कि आज हुआ बाय लक और कल नहीं हो रहा है, फिर परसों वही मेरी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। इस तरीके का जो है पर्पस, वो टेक्निकल एनालिसिस का नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से हमको सीखना है कि हम किस प्रकार से स्मॉल बट कंसिस्टेंट रिटर्न बुक कर पाए। ठीक है। और होल्डिंग पीरियड हमने पहले ही समझ भी लिया है कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपका होल्डिंग पीरियड 1 मिनट, आपने अभी ट्रेड लिया और आपने 1 मिनट बाद उसको एग्जिट कर दिया, 1 मिनट से लेकर के फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स हो सकता है। आपने आज एक ट्रेड लिया, उसको आप हो सकता है इंट्राडे में क्लोज कर दें, या फिर हो सकता है आपका व्यू के ऊपर है वो, कि आप उसको 2 महीने में क्लोज करें। तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपका होल्डिंग पीरियड फ्यू सेकंड्स से फ्यू मंथ्स हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ईयरली में आपको फिर कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। अब यही सेम चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ कहाँ आप टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि इन ऑल मार्केट, इंडियन, ग्लोबल, क्रिप्टो, सभी मार्केट में हमारा टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। उसके बाद में इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स, फिक्स इनकम, बॉन्ड्स, एनी असेट इट कैन बी यूज्ड। ओके। अब टेक्निकल एनालिसिस कैसा है ना, कि जैसे कि आपने जैसे कार चलाना सीख लिया, अब अल्टो 800 आपने चलाना सीख लिया, तब उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपको किसी दूसरी गाड़ी को चलाने के लिए एक दूसरा कोर्स करना पड़ेगा। आपने एक बार 800 चलाना सीखी मारुति की, उसके बाद आप पॉसिबली सारी की सारी गाड़ियां चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स सेम है, पूरा का पूरा मेथड सेम है। आपको सिर्फ हल्के फुल्के चेंजेस हो सकते हैं। 800 में पावर स्टीयरिंग नहीं है, और आप अगर क्रेटा ड्राइव करते हैं तो उसके अंदर पावर स्टीयरिंग है। तो वो एक प्रैक्टिस, आप जब 800 को आप ड्राइव कर करके प्रैक्टिस में ले लिया आपने, तो आपको सिंपल स्टीयरिंग जो है वो इजी लग रही है। आप कंपेयर टू क्रेटा में अगर जिस दिन बैठेंगे, तो आपको थोड़ा उसके अंदर हाथ साफ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस उसको देना पड़ेगा कि हाँ ये इस तरीके से मूवमेंट देती है। ठीक है। तो वही टेक्निकल एनालिसिस कार सीखने जैसा है, या स्विम करना सीखने से जैसा है। आप एक स्विमिंग पूल में सीखे हैं तैरना, तो आप किसी रिवर में भी तैर सकते हैं और किसी वेल में भी तैर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वेल में नहीं आता है और आपको रिवर में आता है, और इस तरीके का इशू नहीं होता है। ठीक है। अभी तक का कोई डाउट सर? ठीक है। इसके बाद में एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस हैं जो एक टेक्निकल ट्रेडर को ध्यान में रखने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि फर्स्ट एजम्पशन है, प्राइस ऑलवेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस हमेशा, कोई भी न्यूज़ ब्रेकआउट होने वाली है मार्केट में, उससे पहले ही वो न्यूज़ चार्ट्स पे आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ये एक बेनिफिट है टेक्निकल एनालिसिस का, कि आपको जो है न्यूज़ के ऊपर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ हमेशा कंसिस्टेंटली आपको मनी बना करके नहीं दे पाएगी, क्योंकि न्यूज़ के पीछे नूब्स भागते हैं। हमको एक रैशनैलिटी चाहिए कि हम किस लॉजिक पे हमारा काम करें। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ, और ये रूल है, मेरे अलावा बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यही मानते हैं, कि मार्केट में जो भी न्यूज़ आती है वो पहले ही चार्ट्स पे रिफ्लेक्शन दे चुकी होती है। और जब भी न्यूज़ ब्रेकआउट होती है, वो टाइम होता है
स्मार्ट मनी के बाहर निकलने का। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है एक्स नाम की, और वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, और लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स है उस कंपनी का। वो बहुत अच्छी इनोवेशन वगैरह कुछ हुआ है, और वो प्रोडक्ट को सब लेना चाहते हैं। और वो प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में आएगा, मार्केट में धमाल मच जाएगी, जैसे कि जियो की सिम आई थी। तो लाइन लगा के जैसे हम लोग सब खड़े ही रहे थे उसमें, कि हमको भी ये फ्री वाली सिम चाहिए जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है किसी कंपनी का, तो उसके किसी उसकी जो न्यूज़ है वो मार्केट में एक्चुअली ब्रेकआउट होगी उससे पहले, वो जो प्रोडक्ट जिसने बनाया है, जिसने उसका मैनेज किया है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लोग बैठे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो उसके पेटेंट्स वगैरह रजिस्टर्ड करते हैं, या फिर उनके लॉयर्स हैं जिन्होंने उस पेटेंट के लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया है, तो उन लोगों को सबको ये बात पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जैसे ही ये ऐसा कुछ होगा, तो ये जो स्टॉक है इस कंपनी का, ये यहाँ से स्काई रॉकेट होने वाला है। पर अब हम जैसे लोगों को तो तभी पता चलता है जब वो चीज़ मार्केट में न्यूज़ में आएगी तभी। बाकी उन लोगों को वो पहले से पता है। तो वो खुद से पोजीशन ना बनाए, क्योंकि बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द रूल्स। बट वो किसी रिलेटिव को बोल के पोजीशन बना सकता है अपने अमाउंट की, या फिर वो किसी भी तरीके से किसी से भी पोजीशंस तो बना ही लेता है। उस न्यूज़ से पहले ही उसने बाइंग कर ली है। न्यूज़ जैसे ही आएगी, हम और आपके जैसे लोग उस स्टॉक के पीछे भागेंगे, उसको और ऊपर ले जाएंगे, और वो उस जगह से जिनने पहले पोजीशन बना रखी थी वो बेच देंगे। और हो सकता है कि मोस्ट लाइकली आप ट्रैप हो जाएं उसके अंदर। आपने जैसे ही बाय किया और वहां से उन्होंने डंप कर दिया, या हो सकता है कि आपके पीछे पीछे और भी ऐसे लोग हो जो और भी बाइंग कर ही रहे हैं उसमें, तो वो और हायर ले जाएंगे उस प्राइस को, और आपको भी मौका मिल जाए एग्जिट करने का। तो वो जो एक फ्लो में अगर आपका लक बाय लक उस न्यूज़ में आपका जो है वो अगर निकल गया, तो ये आपका लक चल गया। और अगर डंपिंग हो गई उसमें स्टॉक में आफ्टर अ न्यूज़ ब्रेकआउट, देन वो आपका बैड लक हो गया। ठीक है। तो न्यूज़ जो है वो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट नहीं करेगी। सेकंड इज। जी जी बोलिए। हेलो। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि सेबी ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं कि आप जो इनसाइडर ट्रेडिंग एक्ट है उसके अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और मैनेजर्स है और इनसाइड पर्सन्स है ना, जिनके ऊपर जिनके पास पैक रहता है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिनके ये जैसे कि बैलेंस शीट है किसी कंपनी की, रिजल्ट्स किसी कंपनी का आने वाला है, तो ये सारी जो चीज़ें ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। किसी भी ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट आने वाला है जिससे प्राइस बढ़ जाएगी या घट जाएगी, या फिर कंपनी का अभी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने वाला है, वो कंपनी का शेयर प्राइस डूब जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसको प्रोहिबिट किया है इन सारे लोगों को, कि वो अपने खुद से इस ड्यूरेशन में पोजीशन नहीं बना सकते हैं। और उनको पहले से एक नोटिस देना पड़ेगा अगर वो इस लिमिट से ऊपर पोजीशन बनाते हैं तो। और उनके साथ साथ में उनके रिलेटिव्स भी ये पोजीशन नहीं बना सकते हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका तो 6 महीने पहले जो ट्रेडिंग प्लान है उनको सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि आज मैं किसी रिलायंस का अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, तो मुझे आज ही मेरे अगले 6 महीने के जो भी मैं ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, मेरे को लगता है कि 3 महीने बाद मैं मेरे रिलायंस के शेयर इतने परसेंट बेच दूंगा, तो मुझे आज ही वो लिख करके सबमिट करना पड़ेगा सेबी को और कंपनी को, दोनों को, कि मैं इस मैनर में बाइंग और सेलिंग करूंगा मेरे स्टेक की। ठीक है। तब वो अप्रूव होता है प्लान, फिर ही आपको बाय सेल करना पड़ेगा। अगर जैसे कि आपने उस प्लान में लिख दिया कि मैं तो बेचूंगा,
और आपने उस समय आते हुए नहीं बेचा क्योंकि आपके पास उस समय न्यूज़ आ गई कुछ अच्छी कि ये मेरा स्टॉक भगने वाला है अभी, तो और आपने नहीं बेचा, तो वो भी रूल्स के अगेंस्ट है। आपने लिख दिया है, प्लान में लिखा है कि आपको बेचना है, आप बेचोगे तो आपको बेचना पड़ेगा। और इसमें बुक हो जाते हैं फिर अगर आपका पता चल गया कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी ने लीक करी है या ऐसा कुछ इफेक्ट है या मैंने किसी को बता दिया है, उसने उस चीज से बेनिफिट ले लिया है, तो 300% तक का पेनल्टीज लग सकती है उसके अंदर। मैंने अगर 10 करोड़ का इनकम जनरेट किया है उस इंफॉर्मेशन से, तो 30 करोड़ तक का तो मेरे पास पेनल्टी लग सकती है मैक्सिमम में। और इम्प्रिजनमेंट भी है इसके अंदर। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं इसके। तो सेकंड एजम्पशन ये है कि हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। अब काफी लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आज जैसे कि मार्केट क्यों गिरा, गिव मी द लॉजिक बिहाइंड इट। तो मोस्टली तो मैं उनको मना करता ही हूँ कि मुझे नहीं पता कि आज मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको कुछ न्यूज़ बता दूंगा कि इस न्यूज़ के कारण वो गिरा है। ठीक है, तो न्यूज़ से मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी कल, तो मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, वहां से सेल ऑफ आ गया। तो उसके बाद 2 दिन से लगातार एक अच्छा खासा फॉल आया ही है। फिर आज निफ्टी ने आपका 18,000 का साइकोलॉजिकल मार्क जो था वो भी ब्रेक किया। उसके नीचे वो फिर 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिया और उसके बाद वो वहां से बाउंस बैक कर दिया। राइट। तो हम जो बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमको नहीं जानना। किस वजह से हुआ, ये हमको भी नहीं जानना। हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। ओके। रीजंस पता लगाने से क्या हमारा प्रॉफिट और लॉस कम ज्यादा हो सकता है क्या? आपको अगर कोई चीज पता है कि ये मुझे करना है, ये मुझे चार्ट पे दिख रहा है, और आप उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं आपके ब्रोकिंग सिस्टम में, तो क्या कोई न्यूज़ भी आ जाती है उसी समय और उसका इफेक्ट भी कुछ आपको दिखता है नहीं दिखता है, वो बात की बात है। लेकिन न्यूज़ वगैरह देख करके आप रीजन ढूंढ करके अगर मार्केट में काम करेंगे, तो वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। कैसे ये होगा, कैसे ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, ये आपको मेन पहले जानना है। ठीक है। अब जैसे कि आ, ये एक पैटर्न, वही मैं ड्रॉ कर देता हूँ, स्लेंटिंग इन नेचर, थोड़ा सा स्लेंट है ये। तो अब इसमें अभी इस स्टॉक में, ये एशियन पेंट का स्टॉक है। ओके। आ, इसमें इस तरीके का पैटर्न बन रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मान लीजिए ये 3 हफ्ते, 3 वीक से ये पैटर्न जनरेट हो रहा है। और इसका अभी ब्रेक आउट होता है इस जगह से। ठीक है, इस पॉइंट से इसका ब्रेकआउट होता है। और सिमिलरली एक दिन पहले यहाँ पे न्यूज़ आती है जो कि आपको नहीं पता है, जो न्यूज़ आ गई है इस जगह पर आपको पता ही नहीं है वो। ठीक है, कि एशियन पेंट्स का जो है सेल्स इस साल बढ़ने वाला है, ऐसी कोई न्यूज़ आती है, या उसके रेवेन्यूज अच्छे इंक्रीज हुए हैं, ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है, और यहाँ से मार्केट भगना चालू करता है, ये यहाँ से ब्रेकआउट भी ले लेता है। तो आपको जब न्यूज़ नहीं भी पता है, तो भी आपने यहाँ पे ट्रेड लिया टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही, और आपने आपका प्रॉफिट बुक किया है इस लेवल पे, क्या आपको न्यूज़ से कुछ इफेक्ट पड़ा? आपका तो लॉजिक जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बन रहा था कि मेरा ये पैटर्न बन रहा है, मैं तो यहाँ से बाय सेल करूंगा ही, भली न्यूज़ आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब देखेंगे ना कि न्यूज़ और मूवमेंट वो लगभग लगभग साथ में होते हैं। मोस्टली मेरे साथ तो यही होता है
कि मैंने कोई ट्रेड दिया है, वो एग्जीक्यूट हो गया है, उसमें प्रॉफिट बुक हो गया है, उसके बाद में अगले दिन या 2-3 दिन बाद मुझे पता चलता है कि अच्छा ये न्यूज़ भी थी इसके अंदर, इसलिए इसने ऐसा मूवमेंट किया है क्या। पर न्यूज़ अपने आप आ जाती है, और पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़ आने वाली है नहीं आने वाली है हमको पता नहीं था, हमारे को तो पहले से पैटर्न दिख रहा था, तो हम ये पैटर्न फॉलो किए और इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। रीजन नहीं ढूंढना है, सिर्फ कैसे होगा ये ढूंढना है, ठीक है। और ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट एजम्पशन है कि प्राइस जो है वो हमेशा ट्रेंड्स में मूव करती है। प्राइस आपने देखे होंगे चार्ट्स, प्राइस कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है, प्राइस हमेशा ट्रेंड में चलती है। और ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड इज नथिंग बट ट्रेंड इज अ मूवमेंट लाइक वेव्स। इस तरीके से हमेशा प्राइस वेव्स में मूव करती है। तो ट्रेंड्स कुछ 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया अप ट्रेंड, जो आप जो लोज है, सक्सेसिव लोज है, वो हायर एंड हायर लोज बनते जा रहे हैं। और आपका ये डाउन ट्रेंड है, और जब प्राइस साइडवेज मूवमेंट रहता है, मींस एक ही जगह एक रेंज में फंस जाता है, तो इसको कंसोलिडेशन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो 3 ही प्रकार के तरीके से प्राइस मूव कर सकता है, या तो ऊपर जा सकती है प्राइस, या नीचे आ सकती है, या फिर कहीं नहीं जा सकती है, मतलब सिर्फ एक रेंज में स्टक होके रह सकती है। इन 3 मूवमेंट के अलावा चौथा कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और प्राइस हमेशा ट्रेंड में मूव करती है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्राइस ऊपर जा रही है तो वो एक तरीके से ऊपर जाती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, या फिर वहां से रिवर्स होगी तो एकदम पूरी ऐसे रिवर्स हो जाएगी। हमेशा प्राइस वेव लाइक पैटर्न, रिवर्स में जैसे वेव्स चलती है उस तरीके से वेव्स लाइक पैटर्न में मूवमेंट करती है, और ये हमारा एजम्पशन है, और ये एक रूल भी है, ठीक है। ट्रेंड्स कैसे होते हैं वो बिल्कुल आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ स्टार्टिंग की थ्योरी है। हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, अभी तक का कोई डाउट सर? ओके, हम एक लास्ट टॉपिक और 4 टाइप्स कवर करेंगे, और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो 4 टाइप्स क्या होते हैं कि जैसे कि प्राइस जो है, प्राइस तो मैथमेटिकल नंबर्स है, प्राइस तो हमेशा नंबर्स में रहती है। तो वो नंबर्स को ह्यूमन माइंड को एनालाइज करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। हमेशा हम इतने सारे नंबर्स एक लाइन में, अगर आप एक्सेल शीट में रोज की प्राइस लिखना चालू कर दोगे, और उसको आप किसी तरीके से उसके अंदर पैटर्न ढूंढना कोशिश करोगे, तो आपको पैटर्न्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत हेक्टिक और हैवी हो जाएगा ना वो सारे नंबर्स को प्रोसेस करना। तो इनमें क्या ऐसी सिमिलरिटी हो रही है, इन नंबर्स में कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इन नंबर को एज अ चार्ट, रिप्रेजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब आप अभी तो सिस्टम है हमारे पास, तो चार्ट्स और प्राइस डेटा सब ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है, लाइव चार्ट चलते हैं। पर इससे पहले जब कंप्यूटर्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो लोग ये न्यूमेरिकल प्राइस को चार्ट पे हाथ से ड्रॉ करते थे, कि ये प्राइस मूवमेंट बार ग्राफ पे, राइट, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके उसके अंदर फिर प्राइस और पीरियड डालते थे। ये हमारा नीचे पीरियड चलेगा कि 1 डे, 2 डे, 4 डे, और इधर हमारी प्राइस चलेगी 10, 100, 15, 150, 200, 300, इस तरीके से प्राइस चलेगी। और उसी में वो ड्रॉ करेंगे कि आपका जो इस पीरियड पे ये आपका प्राइस था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक चार्ट बनेगा, एक चार्ट फिर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से आपको उसके अंदर पैटर्न ढूंढने हैं। अब ये देख लीजिए, जाने अनजाने में एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया है, इसका ब्रेकआउट अपसाइड में हमने ट्रेड किया, और एक डिसेंट प्रॉफिट हम इसमें बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं हम।
तो सबसे बेसिक फर्स्ट चार्ट होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, सिर्फ जो क्लोजिंग प्राइस है, जैसे कि आपने लाइन चार्ट यूज किया एक दिन का, आपने एक दिन की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करी, ट्रेडिंग व्यू पे कर ली, जीरोधा पे कर ली, एज योर विश। आपने एक दिन की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करी। एक दिन की टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि चार्ट पे एक जो पॉइंट दिख रहा है या फिर एक कैंडल दिख रही है, कैंडल स्टिक चार्ट के लिए कैंडल देखनी पड़ेगी, और लाइन चार्ट के लिए एक पॉइंट होगा, वो एक दिन का प्राइस आपको बताएगा। ओके, सो line chart is the most basic type of chart and it uses only closing price. Okay, जो लाइन बन रही है इस तरीके से, इसमें हर पॉइंट पे एक, इस सेशन का, जैसे कि एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन का पॉइंट, एक दिन की क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करके इसके ऊपर ड्रॉ की जाती है। This is the example. You can see on the Nifty FMCG chart that this is the price going on and this is the period. Okay, April 6, 11, 18, right? And this is the line which is representing the closing price of a particular session. And you can see the Nifty FMCG, the script name, and 1 hour is, this is the, each point represents a 1 hour's closing price। एक आवर का जो सेशन है उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक। इससे हम ट्रेड्स जनरेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम एज अ कंफर्मेशन टूल और वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये एक बेसिक आइडिया दे सकता है आपको कि हाँ आज प्राइस है ना अप मूवमेंट में गया है, अगर इसी प्रकार ये लाइन है ना इस तरीके से मूवमेंट, तो आप एक बेसिक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ प्राइस यार डाउन डाउन मूवमेंट में गया है इस हिसाब से। ये सिर्फ आपको उतना काम में आएगा, ठीक है। इसको किस तरीके से कॉम्बिनेशन में यूज करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर दूसरे टाइप का चार्ट होता है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट क्या है, उस, वो लाइन से कैसे डिफरेंट है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स जो है वो बहुत साल पहले, शायद 18th या ऐसे कुछ सेंचुरी में, एक राइस ट्रेडर था, अ, मोही मोनेशा करके। वो क्या है कि रोज प्राइस नोट करता था राइस की, राइस की जो फिजिकली ट्रेडिंग चलती थी चाइना में, जापान में, सॉरी, जापान में। तो वो प्राइस, ओपनिंग प्राइस लिखता था, क्लोजिंग प्राइस लिखता था, और उस सेशन की हाई प्राइस लिखता था, लो प्राइस लिखता था, और फिर वो उसको एनालाइज करने की कोशिश करता था। तो फिर उसने विजुअली एक उस प्राइस को ड्राफ्ट करना सीखा कि वो किस तरीके से एक प्राइस को बना सकता है, ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो उसने कैंडल स्टिक्स का इन्वेंशन किया कि ये जो प्राइस है ये, इसको बोलेंगे हम हाई प्राइस, इस कैंडल की हाई प्राइस, ये जो डंडी आपको दिख रही है एक विक इसको बोलते हैं, या फिर आप शेडो बोल सकते हैं, विक बोल सकते हैं, इसकी ये हाई प्राइस हो गई इस सेशन की। ये एक दिन की एक कैंडल है, तो इस दिन का हाई ये रहा, ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, ये हो गई आपकी ओपनिंग प्राइस, और आप यहाँ पे छोटा सा एक विक है यहाँ पे, ये हो गया आपका लो प्राइस, ठीक है। इन सब चारों प्राइस को मिला करके आपने एक ड्राइंग बनाई, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया, जो आपके सामने दिख रहा है आपको एज अ कैंडल स्टिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब इस ग्रीन कैंडल में मार्केट ऊपर गया है। तो ऊपर कैसे गया है, यहाँ पे खुला था, तब जा करके इतना ऊपर गया है, यहाँ पे इतना ऊपर गया है, और यहाँ पे एट द एंड क्लोज हो गया है। और उसी का उल्टा होता है रेड कैंडल में। दिस इज अवर ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस टॉप पे रहती है रेड कैंडल की, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है,
और ये हमारी लो प्राइस है और ये हमारी हाई प्राइस है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट गिरा है नीचे, एंड इस जगह पर इवेंचुअली बंद हो गया है। नीचे तो यहाँ तक आया था, गिरा था तब यहाँ तक गिरा था, लेकिन फिर वापस बाउंस बैक करके ये इस जगह पर क्लोज हो गया है। तो ये चार डेटा पॉइंट्स हमको यूज करने हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज, टू फॉर्म अ कैंडलस्टिक। एंड कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बन जाएगा जब ये एक सेशन का है? ऐसे ही हम 10 सेशन के अगर डेटा पॉइंट्स को चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक चार्ट, मल्टीपल कैंडल्स का एक चार्ट बनना चालू हो जाएगा और उसमें आपको रिफ्लेक्शन मिलने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 18th सेंचुरी में एक होमा मुनहेशा करके एक बंदा था, उसने, राइस ट्रेडर था वो, उसने इन्वेंट करा था कैंडलस्टिक चार्ट। और कैंडलस्टिक चार्ट मोस्ट यूज्ड चार्ट इन द वर्ल्ड है। इससे पहले बार चार्ट यूज हुआ करता था, पर उसको इसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो है प्राइस को रीड करने की और प्राइस को अच्छे से एनालाइज करने की बेनिफिट ज़्यादा है। इसको इजी है ये एनालाइज करने में, दिखने में। आपको जो है बुलिश मूवमेंट ग्रीन कैंडल मिल सकता है, और बेरिश कैंडल जो है वो रेड कलर से यूज कर सकते हैं आप। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपको वाइट एंड ब्लैक रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दो तरीके के चार्ट होते हैं। तरीके इसमें और भी हैं चार्ट के, पर हम इसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट इज सुप्रीम। ठीक है, तो फॉर्मेशन भी हम सीख चुके हैं वैसे तो, कि एक कैंडल कैसे बनती है। चार डेटा पॉइंट चाहिए रहते हैं: ओपन, क्लोज, हाई, लो प्राइस, और आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं कि अब ये कैंडल जो है ये 1 मिनट की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है। अब ये डिपेंड, और जो आपका रीडिंग मेथड है वो 1 मिनट पे भी सेम रहेगा, 1 दिन के चार्ट पे भी सेम रहेगा, और अगर आप 1 महीने का चार्ट भी देखते हैं तो उस पे भी सेम रहेगा। जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका जो मेथड्स और जो एप्लीकेबिलिटी है, मींस जो रूल्स है, वो सारे हर टाइम फ्रेम के लिए सेम रहेंगे। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब ये है कि मार्केट का सेशन क्लोज हो गया है। ठीक है, और कलर तो क्लोजिंग प्राइस से ही डिसाइड होता है कि इस कैंडल का कलर कौन सा रहने वाला है। अगर मान लीजिए कि ये ग्रीन जो कैंडल है ये इसी जगह पर ओपन होती जहाँ पे ये अभी हुई है, और ये ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे आती, तो इस कैंडल का जो कलर है वो रेड होता, ना कि ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल में हमेशा ओपनिंग प्राइस नीचे रहती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहती है, और हाई लो दोनों में सेम है। ये हाई है और ये दोनों का लो है। एनी अदर डाउट? ओके, ओके, आपको पता चल गया कि क्या 4 पॉइंट्स हमको चाहिए होंगे एक कैंडल स्टिक को फॉर्म करने के लिए। ओके, वेरी गुड। ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कब इन्वेंट हुआ था, किसने किया था, वो सब जरूरी नहीं है। बस थ्योरी एक अंदाजा लगाने के लिए कि किस प्रकार से कैंडल स्टिक का इन्वेंशन हुआ है। और चूंकि बहुत रिलायबल पैटर्न है ये, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग और भी चार्ट होते हैं, जैसे कि रेनको चार्ट होता है, और हैंकी ऐश चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। पर उस इतना डीप में हम इनिशियली नहीं जाएंगे।
हमको कैंडल स्टिक्स का ही एप्लीकेबिलिटी जानना है, क्योंकि ये इसी सिर्फ इसी को यूज करके ही हम अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। राइट। स्पीड ठीक है हमारा, या हमको कुछ स्लो? ओके। अभी तक का आपको ऐसा कुछ है डाउट्स? हमने जैसे कि फर्स्टली टेक्निक्स ऑफ मार्केट देख लिया, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हिस्ट्री का एक रूल है कि हमेशा रिपीट करती है। उसके बाद में फिर हमने देखा कि एप्लीकेशन क्या क्या है और एक्सपेक्टेड क्या रख सकते हैं हम। एप्लीकेशन सारे मार्केट में हो सकता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 दिन का टाइम फ्रेम हो। टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट 1 मिनट पे आपको दिख रहा है, वैसा का जो एनालिसिस आप 1 मिनट पे कर रहे हैं, वो चीज़ आप एप्लीकेबल 1 मंथ के ऊपर भी कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन सेम रहेगा। ठीक है। और एजम्पशन में न्यूज़ हमेशा डिस्काउंट हो जाती है, पहले से ही चार्ट पे आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा उसका। और क्यों से ज़्यादा कैसे ज़रूरी है ये जानना, कि कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, ये हमको उससे मतलब नहीं है। और प्राइस हमेशा ट्रेंड्स में मूव करता है। और फोर्थ पॉइंट ऑब्वियस है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इसीलिए जो प्राइस पैटर्न्स है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर हमने सीखा चार्ट टाइप। जो बेसिक टाइप ऑफ चार्ट है वो है लाइन चार्ट। उसके बाद में एक है कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है। एंड हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है। और हम इसको अच्छे से डिटेल से देखेंगे कल, कि कि अगर मैं आपको 4 प्राइस पॉइंट दे देता हूं तो क्या आप कैंडलस्टिक को फॉर्म कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। राइट। ओके। इसमें हम फिर कल अब सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कैंडलस्टिक टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि ये जो कैंडल है, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की कैंडल्स बनती है, इनके जो साइज और शेप्स है ना, ये बहुत मैटर करता है। तो इसमें भी अलग अलग नाम भी है इनके, और अलग अलग वर्किंग है। सिर्फ आप कैंडलस्टिक पैटर्न ही सीख करके ट्रेडिंग कर सकते हैं सक्सेसफुली। सिर्फ एक एक दो दो कैंडल्स के ये पैटर्न बनते हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, वो हम कल देखेंगे। ठीक है। ओके, मीटिंग एंड होने वाला है आई थिंक। तो आपको कुछ और अगर पूछना हो तो मैं